डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के विषय में सीखा था और NCERT प्रश्नावली 1.1 भी हल किए थे। अभी इस वर्तमान वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की विधि सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा जो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएं। ये है समकोण त्रिभुज ABC और इसके यहाँ पर ये BC भुजा को आधार कहते हैं और AB भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ पर 90 अंश है, समकोण शीर्ष है, कोण भी। समकोण शीर्ष के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को कर्ण कहते हैं। और फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसी पर पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो थोड़ा सा एक और मैं चित्र बनाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए यह हमारा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये कहा जाए कि यह ABC है, तो इसका जो आधार है BC, आधार BC को भुजा मान करके इस पर अगर हम वर्ग बना दें और आधार ये लंब है जो AB भुजा पर अगर वर्ग बना दिया जाए और AC भुजा है, AC भुजा पर वर्ग बना दिया जाए उसी माप का, तो क्या है कि ये जो तीन वर्ग बने हुए हैं, आधार पर बने हैं, लंब पर बने हैं और ये कर्ण पर भी वर्ग बना हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय इनके क्षेत्रफलों की बात करता है। क्षेत्रफल की बात कहा यह गया कि आधार पर जो वर्ग बना है, जो लंब पर बना वर्ग है, मतलब आधार लंब पर बना वर्ग क्या हो जाएगा, AB²। ये AB भुजा है ना, तो इस पर जो AB भुजा को आधार मानते हुए यहाँ पर वर्ग बना दिया गया है। AB चारों भुजा बराबर होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग, तो हो जाएगा AB का वर्ग हो जाएगा। और आधार BC है, इस BC भुजा पर इसी के पैमाइश का एक वर्ग बना दिया गया है और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BC² हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो कर्ण है हमारी AC, जितनी बड़ी AC है, AC वाली लंबाई पर ही वर्ग बना दिया गया है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AC वर्ग, क्योंकि वर्ग का भुजा बराबर क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, लंब पर बना वर्ग हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का जो जोड़ है वह कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक नियम निकल जाता है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। प्यारे बच्चों, ये लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग अगर वैसे बोल दिया जाए तो हमको दिखेगा नहीं जो हम दिखाना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए ये फिगर बना दिया गया है। इस फिगर को हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है और इसका क्षेत्रफल A3 है, तो निसंदेह A1 + A2 बराबर A3 हो जाएगा। और ये जो स्थिति है सिर्फ और सिर्फ केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा, अधिकोण त्रिभुज पर और निम्नकोण त्रिभुज पर लागू नहीं होता है। तो अधिकोण त्रिभुज और निम्नकोण त्रिभुज पर भी प्रमेय है कुछ, उस पर चर्चा कर दिया जाएगा एक बार। जो प्रमेय है उनका निगमन कर दिया जाएगा, प्रूफ कर दिया जाएगा, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ हमारा ये हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें हमको जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, यह A है, B है और यहाँ C है। BC भुजा 4 सेमी है
और ए बी भुजा 3 सेमी है, तो ए सी भुजा अगर हमको निकालना रहे तो क्या हो जाएगा? तो बात वही है, यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग, बी सी कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग। अब 3 तो यहाँ 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25, और ए सी स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर करड़ी में 25, ए सी बराबर 5 हो जाएगा। 5 मात्रा अगर सेमी में है ये सब सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर ए सी का वर्गमूल धन और ऋण दोनों होता है, तो चूंकि यह भुजा की लंबाई है इसलिए ऋणात्मक हो नहीं सकती, धनात्मक मान मैं ले लिया हूं यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो 3 राशियां हैं। पाइथागोरस प्रमेय में 3 राशियां हैं, इनमें से कोई 2 राशियां मालूम होने पर तीसरी राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने आधार लंब दिए होने पर हम कर्ण को ज्ञात कर लिए, कर्ण और लंब दिए होने पर आधार को ज्ञात कर सकते हैं, और कर्ण और आधार दिए होने पर लंब भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग कर्णिम में 2 एक अपरिमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पर खींचना। कर्णिम में 2 को प्रदर्शित करने के लिए हम एक संख्या रेखा खींच देंगे, ये है संख्या रेखा हमारी, और यहाँ पर 0 अंकित कर देते हैं, और एक निश्चित दूरी लेकर के निश्चित दूरी ले लेते हैं, इतना ले लिया, यहां पर 1 डाल देता हूं, और उतना ही यहां से मान लीजिए कि 2 हो गया, संख्या रेखा यह हो गई। हमको कर्णी में 2 दिखाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह एक मात्रक है, वैसे सेंटीमीटर में नहीं ले रहा हूं, सेंटीमीटर आप भी अगर लेंगे कापी पर खींचेंगे तो बहुत छोटी दूरी होगी, और उतनी छोटी दूरी से संख्या रेखा जो दिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको जो है चित्र बनाना पड़ता है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स से, और ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स से 1 सेंटीमीटर की दूरी नापना कठिन हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट इतना बड़ा ले लिया गया है। आप भी एक उचित दूरी का 1 यूनिट बना लेंगे। अब उसके बाद से क्या किया, यहाँ से तो हमको क्या करना पड़ेगा, यह एक संख्या रेखा पर 1 यूनिट ले लिया, इसको बोल्ड कर दे रहा हूं, और नाम रख देता हूं, इसका नाम मानिए कि A है और इसका नाम मान लिया कि B है। अब इस बिंदु पर हम 90 अंश का कोण बना देंगे, इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये समकोण है, ऐसे खींच दिया गया। 90 अंश का कोण बनाने के बाद हम क्या करेंगे, O को केंद्र मान लेंगे और OB की दूरी ले लेंगे। ध्यान दीजिए, O को केंद्र मान लेंगे, OB की दूरी ले लेंगे, अब B को केंद्र मान करके उसी OB त्रिज्या से इस लंब वाली रेखा में एक चाप लगा देंगे। मान लीजिए कि यह C है। अब जो यह OC है, OC को यहां हम मिला देंगे, OC को मिला देंगे, मिल गया, OC मिला देंगे। अब यह OBC एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये OB आधार कहलाएगी और BC लंब कहलाएगी। और अभी अभी हम लोगों ने समकोण त्रिभुज पर इसको आधार कहा है, इसको लंब कहा है, इसको कर्ण कहा है। तो इस त्रिभुज में कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, यही पाइथागोरस प्रमेय से हम सीख जाएंगे, निकाल लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, यहां पर हम लिखते हैं अगर कि समकोण त्रिभुज OBC में OC स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो OB कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग, BC कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग, यह 1 हो गया, 1 हो गया, बराबर हो गया 2, OC का वर्ग बराबर 2 हो गया, OC बराबर कितना हो जाएगा, कर्णी में 2 मात्रक हो जाएगा।
यहाँ मैं सेमी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक सेमी नहीं लिया हूं, एक निश्चित दूरी को ही एक यूनिट मान लिया गया है। तो ये कड़ी में, इसका मतलब OB का मान कितना हो गया, कड़ी में 2 मात्रक हो गया। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, तब क्या करेंगे, समस्त दूरियां 0 से नापी जाती हैं। समस्त दूरियां संख्या रेखा पर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, 0 से ही नापी जाती हैं। तो हम करेंगे क्या, O को केंद्र मान लेंगे और OC की त्रिज्या ले लेंगे। अब ये है, O को केंद्र मानकर OC की त्रिज्या ले लेंगे तो, और वहीं से एक चाप लगा देंगे ताकि वो पहले खींची गई संख्या रेखा को जाकर के काटे। तो मान लीजिए कि वो संख्या रेखा को किस पर काटती है, B डैश पर काटती है। तो जितनी बड़ी दूरी AC है उतना ही बड़ी दूरी OB डैश है, क्योंकि उसी त्रिज्या से खींचा गया है ना। AC ये OC और OB ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इसे की बात नहीं करेंगे। ये O ले लिया है मान लीजिए, खैर ये तो शून्य है, A ही है यहाँ। तो AB डैश की जहां बात है, यहाँ पर AB डैश OC बराबर AB डैश बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 मात्रक, अर्थात यह कड़ी में 2 सेंटीमीटर क्या होगा, हम 2 सेंटीमीटर तो इससे इंच पटरी से हम 2 सेंटीमीटर या 2 मात्रक नाप सकते हैं, लेकिन कड़ी में 2 का मान कितना होगा, कड़ी में 2 का मान होता है 1.414 और वहीं पर बंद नहीं होता है। कड़ी में 2 का मान जो है अशांत और अनावर्ती है, इसीलिए तो वो अपरिमेय संख्या है। तो अशांत और अनावर्ती संख्या को, अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर हम इंच पटरी से खींच करके नहीं दिखा सकते, इसलिए हम यहाँ ज्योमेट्रिकल रूप से इसको दिखाया गया पाइथागोरस प्रमेय का पालन करके। अब आइए, तो आइए एक ऐसे रचना करते हैं जिसमें कड़ी में 2 भी आ जाएगा, कड़ी में 3 भी आ जाएगा, कड़ी में 4, कड़ी में 5। एक ही रचना में बहुत कुछ अनुभव मिलेगा। आइए रचना करते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच दिया, संख्या रेखा पर एक बिंदु ले लिया और बिंदु B ले लिया, तो हमारी AB 1 मात्रक की दूरी हो गई, ऐसा हमने मान लिया, AB बराबर 1 मात्रक। अब क्या करें, बिंदु AB पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, और इसमें ये जो हमारी 1 मात्रक है, A को केंद्र मान करके AB की त्रिज्या लेकर के 1 मात्रक हो गया है। अब B को केंद्र मान करके यही त्रिज्या लेकर के इस लंब वाली भुजा में हम एक चाप काट देंगे, तो यहाँ पर बिंदु C हो जाएगा और AC को मिला देंगे, AC को मिला देंगे। अब देखना यह है कि AB अगर 1 मात्रक है, BC भी 1 मात्रक है, तो AC कितने मात्रक की हो गई। पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि समकोण त्रिभुज है, ये कोण है, आधार है, लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकता है। तो लागू करेंगे जो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मान भर देते हैं डायरेक्ट, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 मिलकर के 2, AC स्क्वायर बराबर 2, तो AC बराबर कड़ी में 2 मात्रक हो जाएगा। ये AC का जो है लंबाई कितनी हो जाएगी, कड़ी में 2 मात्रक हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये जो AC वाली जो भुजा है इस पर 90 अंश का कोण बना देंगे, बना दिया, और उसमें से 1 मात्रक, यही ये जो हमारा 1 मात्रक है, इसको नापिए चाहे इसको नापिए, 1 मात्रक की त्रिज्या लेकर के C को केंद्र मानकर उस लंब वाली भुजा में अगर एक चाप काट देते हैं तो नाम है क्या, D, और AD को मिला दिया, AD। अभी देखना है कि AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, यह 1 मात्रक है। तो जिस तरीके से समकोण त्रिभुज ABC बना था, ठीक उसी तरीके से समकोण त्रिभुज ACD हो गया, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, और यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ACD में। कौन त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 का कोण बना है ना, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण क्या है इसका, AD स्क्वायर है, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज का यह कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर AC का लंबाई कितना हो जाएगा, कर्ण में 2 का वर्ग, DC कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, कर्ण में 2 का वर्ग करेंगे 2 होगा, 2 और 1 मिलकर के 3 हो गया। AD स्क्वायर बराबर 3, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में 3 मात्रक। ये हमारी क्या हो गई, कर्ण में 3 मात्रक की दूरी, यहां से यहां तक। अगर यह AB 1 मात्रक है तो यह कितना हो गया, कर्ण में 3 मात्रक हो गया। एक रचना और करते हैं। अब यहाँ पर इस AD वाली भुजा पर बिंदु AD के बिंदु D पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हम खींच दें और वहां भी 1 मात्रक की ही दूरी लेकर के यहाँ से चाप लगा देते हैं। यह मानता हूं यह E है, तो यह कर्ण में 1 मात्रक हो गया, ये कर्ण में 3 मात्रक है और यह 1 मात्रक है। तो यहाँ AE कितना लंबा हो जाएगा, AE की पैमाइश हमको करनी है, AE की पैमाइश कितनी हो जाएगी। तो यहाँ इस समकोण त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ADE में क्या होगा, AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण में 3 का स्क्वायर, अधन हो जाएगा D, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 धन 1, और AE बराबर हो जाएगा, AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, 3 1 4 हो गया, तो वर्गमूल हो जाएगा 4। AE का मान हो जाएगा कर्ण में 4, कर्ण में 4 का मतलब हो जाएगा हमारा 2 मात्रक। दो तो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसी क्रम में आ गया है। कर्ण में 4 का जब मान करेंगे निकालेंगे तो 2 मात्रक आ जाएगा और वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यह 2 मात्रक हो गया। अब यहाँ पर फिर से क्या करें, AE पर हम AE के बिंदु E पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दें और उसमें 1 मात्रक का अगर चाप काट लेते हैं, E को केंद्र मान करके 1 मात्रक की दूरी लेकर के हम चाप काट लेते हैं, तो यहाँ पर E का मतलब मान लिया कि यह F हो गया। तो AF को अगर मिला दें, AF को मिला देते हैं, AF मिल गया। AF की लंबाई कितनी हो जाएगी, यह AF, तो समकोण त्रिभुज AEF में देखा जाए, यहाँ लिख देते हैं, लिख रहा है समकोण त्रिभुज AEF में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, AF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE का, तो AE कितना आया है, 2 मात्रक आ गया है, FI कितना है, 1 मात्रक है, तो AF स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 5। AF का वर्ग बराबर 5, तो AF बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण में 5 मात्रक हो जाएगा। अर्थात ये हो गया हमारा कर्ण में 5 मात्रक। तो प्यारे बच्चों, यह एक ऐसी रचना है, बराबर देख लीजिए, यहाँ 1 मात्रक है, इस समकोण त्रिभुज का रचना हम किए हैं तो आधार 1 मात्रक है, लंब 1 मात्रक है, इसका कर्ण में 2 मात्रक हो गया। इस समकोण त्रिभुज की रचना किए हैं, आधार कर्ण में 2 मात्रक है और लंब 1 मात्रक है, तो इसका कर्ण में 3 मात्रक हो गया। एक और समकोण त्रिभुज की रचना किए, आधार कर्ण में 3 मात्रक है, लंब 1 मात्रक है, तो कर्ण इसका 2 मात्रक हो जाएगा। अब 2 मात्रक कैसे होगा, पाइथागोरस प्रमेय से गणना किया जा चुका है, आप देख सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो जानकारी मिल रही है आपको, बेशक आप पिछले क्लास में नहीं पढ़े हैं, अभी जानकारी मिल रही है, इसको ध्यान से देखिए और लेकर के बैठ जाइएगा। आपके अपने जो
ज्योमेट्रिकल बॉक्स है और इस तरह का ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से आप इस रचना को करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा और आपको लगेगा कि आज मैं कुछ न कुछ सीखा, रचनात्मक चीज सीखा जिसका उपयोग हम सैद्धांतिक तरीके पर भी हम करेंगे। तो यहाँ एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाया, आधार जो है कि 2 मात्रक है और लंब 1 मात्रक है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, करड़ी में 5 मात्रक होगा जिसका गणना यहाँ पर किया जा चुका है। अब देखिए हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, हमारा अल्टीमेट गोल था कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाएं। तो कैसे दिखाएं, रचना हो गया। अब आइए, यह करड़ी में 2 मात्रक है ना, ऐसी हमको यहाँ नहीं चाहिए, कड़ी में 2 यहाँ बन गया, कड़ी में 3 यहाँ बन गया, कड़ी में 5 यहाँ बन गया, तो यहाँ पर हमको नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए, संख्या रेखा पर चाहिए। तो बहुत आसानी से वो आ जाएगा। यहाँ ए को केंद्र मान लीजिए, एसी की त्रिज्या ले लीजिए, ये कड़ी में 2 मात्रक है, यहाँ से आप एक चाप लगा देंगे तो वो आ करके यहाँ संख्या रेखा को काट देगी। किस बिंदु पर काट देगी, यह फिर आ गया है, ये मान लीजिए कि बिंदु जी है। तो यहां हो जाएगा AC बराबर करड़ी में 2 है तो AG बराबर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं AC बराबर AG बराबर करड़ी में 2 मात्रक, यहां से यहां तक करड़ी में 2 मात्रक। ध्यान दीजिएगा यह इतना आपका 1 है, करड़ी में 2 का मान जो है B से आगे गया है, कड़ी में 2 का मान होता है 1.414, तो जो 2 होगा 2 से पहले आएगा कि नहीं आएगा, 1.5 से भी पहले 1.4 ही होता है। वो अशांत और अनावर्ती है, उसको ठीक दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना असंभव है, इसलिए तो यहाँ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से कड़ी में 2 को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ये कड़ी में 3 है, AD बराबर कड़ी में 3 है, इसको भी संख्या रेखा पर हम उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। ये बिंदु A को केंद्र मान करके AD की त्रिज्या ले लेंगे और यहाँ से एक चाप लगा देंगे जो संख्या रेखा को बिंदु H पर काटेगी। तो AD की लंबाई, AD कहिए चाहे AH कहिए, वो बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 मात्रक हो जाएगा। अब ये जो 2 मात्रक है, 2 को जब खींचेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अभी चेक किया जाए वो सही है कि गलत है। देखिए यह AB हो गया और यह BG हो, B मतलब ये 2 यहाँ 2 मात्रक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए इसको नाप साध करके नहीं बनाया गया है, बिल्कुल फिट बैठेगा, ये लगभग 2 सेंटीमीटर की बात है। इसको हम देखें तो देखिए वहीं पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम चेक कर सकते हैं कि हमारी रचना बिल्कुल सही है। 1 मात्रक लिया था, 2 मात्रक आपका यहाँ पर आ रहा है, और जो आपने समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके जो 2 सेंटीमीटर लाया है, बिल्कुल ये 2 सेंटीमीटर है, देखिए उसी जगह पर जा रहा है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर तो हमको दिखाना नहीं, परिमेय संख्या है, वो जो है उसको तो गिन करके दिखा सकते हैं, ये रूलर की सहायता से भी हम दिखा सकते हैं। हमारी समस्या थी करड़ी में 5 को दिखाने की, तब क्या करेंगे, A को केंद्र मान लेंगे, AF की त्रिज्या ले लेंगे, A को केंद्र मान लेंगे, AF की त्रिज्या ले लेंगे और यहां से एक चाप घुमा देंगे यहाँ, तो संख्या रेखा पर जा करके वो काटेगी। मानता हूं HIJ है, ये J पर काट रही है, तो क्या हो जाएगा, AF बराबर ये हो जाएगा AJ और वो कितना हो जाएगा, करड़ी में 5 मात्रक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5 मात्रक का संख्या रेखा खींचने के लिए अगर परीक्षा में आता है रचना में, तो आप इस तरह से रचना कर सकते हैं, एक ही में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअली अगर मान लीजिए करड़ी में 5 की रचना आपको करनी हो तो क्या करेंगे, करड़ी में 5 की रचना करने के लिए एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना दीजिए, ये ऐसा समकोण त्रिभुज बना दीजिए कि मान लीजिए कि आधार जो है 2 सेंटीमीटर ले लीजिए और लंब 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो जो उसका कर्ण तैयार होगा ऑटोमेटिक करड़ी में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको आप देखिए। तो अब चलते हैं हम लोग NCERT बुक के एक्सरसाइज 1.2 पर चलते हैं, देखा जाए इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं।
पिछले जो लेक्चर्स हैं हमारे उनको अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं तो बहुत सारी समस्याएं वैसे भी हल हो जाती हैं। प्रश्नावली में 1 या 2 प्रश्न ही बच जाता है जिसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। फिर बच्चों आइए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। देखा जाए इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए सत्य और असत्य में। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है यहाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य है कि असत्य है, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या के समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो वास्तविक संख्या में समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय ये दोनों का जो सम्मिलन है वो वास्तविक संख्या का समुच्चय या रियल नंबर का समुच्चय बनाता है। उसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्याएं भी हैं और समस्त परिमेय संख्याएं भी हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन क्या है? सत्य है। दूसरा देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णिम में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कर्णिम में यम के रूप का होता है। प्रत्येक बिंदु कर्णिम में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब यम इज एलिमेंट कैपिटल एन। कैपिटल मतलब होता है नेचुरल नंबर। यम जो है नेचुरल नंबर का एक सदस्य है, ये बताया जा रहा है यहाँ। तो देख लेते हैं कर्णिम में यम की जहां तक बात है, कर्णिम में 1, कर्णिम में 2, कर्णिम में 3, कर्णिम में 4, कर्णिम में 5, कर्णिम में 6, कर्णिम में 7, कर्णिम में 8, कर्णिम में 9, इस तरह की संख्याएं हैं हमारी। तो कर्णिम में 1 का मान 1 हो जाता है, कर्णिम में 2 का मान तो कर्णिम में 2 ही रहेगा, कर्णिम में 3 का मान कर्णिम में 3 हो जाएगा, लेकिन कर्णिम में 4 का मान 2 हो जाएगा। यहाँ कर्णिम में 5 का मान कर्णिम में 5 ही रह जाएगा, कर्णिम में 6 का मान कर्णिम में 7 ही 6 रह जाएगा, कर्णिम में 7 हो जाएगा। यहाँ पर कर्णिम में 8 करने के लिए बहुत कर सकते हैं, तो 2 कर्णिम में 2 कर सकते हैं, और कर्णिम में 9 का मान कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो कर्णिम में 16 का मान 4 हो जाएगा, कर्णिम में 25 का मान 5 हो जाएगा। धनात्मक मान लेते हैं तो वैसे तो ऋणात्मक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संख्या रेखा हम खींच दें, उस पर प्रत्येक अंक जो भी अंक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो सब के सब कर्णी के अंदर ही व्यक्त हो पाएंगे। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, 1 से लेकर के 9 तक या 25 तक हम लोग देख लिए, तो इसमें देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि कर्णी में 1 बराबर, यह 1 हो गया, कर्णी से मुक्त हो गया। यहाँ कर्णी में 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 हो गया, ये भी कर्णी से मुक्त हो गया। कर्णी में 9 जो है 3 हो गया, यह भी कर्णी से मुक्त हो गया, कर्णी के अंदर तो नहीं आया। कर्णी में 16 भी मुक्त हो गया, कर्णी में 25 भी मुक्त हो गया। इस तरीके से और बहुत सारी संख्याएं हैं जो कर्णी में यम के रूप में व्यक्त की भी जा सकती हैं और नहीं भी व्यक्त की जा सकती हैं। देखिए कर्णी में यम के रूप में है भी, ये है, यह है, ये सब कर्णी में यम के रूप में है, लेकिन यह कर्णी में यम के रूप में नहीं है, ये कर्णी में यम के रूप में नहीं है। तो अब कर्णी में यम यहाँ कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कहा जा रहा है, प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप का होता है। तो ये हमारा जो कथन है, ये कथन, दूसरा जो कथन है हमारा क्या है? असत्य है। तीसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरा बिंदु जो कहा जा रहा है,
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या है कौन सी? जैसे मान लीजिए कि हम इसी संख्या रेखा की बात करते हैं, ये 0 भी वास्तविक संख्या में ही आती है, 1 भी वास्तविक संख्या में आती है, ये भी वास्तविक संख्या, वो भी वास्तविक संख्या, भी वास्तविक संख्या है। तो हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पर करड़ी में 2 की बात करें, करड़ी में 3 की बात करें, करड़ी में 4 की बात करें, तो संख्या रेखा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो इसको हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तब तो यह 2 हो जाएगा। 4 वास्तविक संख्या थी लेकिन उसका वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। 3 वास्तविक संख्या है लेकिन उसका जो वर्गमूल निकाल देंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा और वो अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या होती है। ये भी कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो ये कोई जरूरी नहीं है, वो परिमेय भी हो सकती है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय होता है। तो अभी भी तो देखा गया था, क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ध्यान दीजिएगा, धनात्मक संख्या 1 है, क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब इनका अगर हम वर्गमूल ले लेते हैं, धनात्मक संख्याएं तो हैं, इनका वर्गमूल लिया जा रहा है, तो वर्गमूल ले लिया, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कहा गया क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, इनका तो 1 का तो वर्गमूल परिमेय हो गया, 4 का वर्गमूल परिमेय हो गया, 9 का वर्गमूल परिमेय हो गया, और इनका तो अपरिमेय हो रहेगा। ये तो वही से ही रहेंगे, ये अपरिमेय ही हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 3 लिख चुके हैं। वो संख्या 1 है जिसका वर्गमूल परिमेय हो जाएगा, संख्या 4 है जिसका वर्गमूल परिमेय हो जाएगा, 9 है जिसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 है वर्गमूल 4 हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, 25 है जिसका वर्गमूल 5 यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी वीडियो में अभी हम लोग करड़ी में 2 को भी, करड़ी में 3 को भी, करड़ी में 4 को भी, करड़ी में 5 को भी यहाँ पर ज्यामितीय आकृति के द्वारा दिखाया गया है, उसका आप अवलोकन करें। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार यह वीडियो देख करके आप इसका निर्माण अपने हाथ से स्वयं करेंगे तो बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।